बात यहां पर कर रहे थे मुलायम सिंह यादव की कि किस तरह से उन्होंने अपने बेटे अखिलेश के कांग्रेस से गठबंधन से नाराज होकर अब न सिर्फ प्रचार करने से मना कर दिया है बल्कि 105 सीटें जो कांग्रेस को दी गई हैं उन 105 सीटों पर समाजवादी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चा भरने को भी कहा है। लेकिन क्योंकि बजट नजदीक है, किस तरह का ये बजट होगा, देश को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, उद्योग जगत क्या सोचता है, आम आदमी को, आपको, हमें, देश की जनता को क्या मिलेगा, सीधे लिए चलते हैं आपको बजट आज तक। 50% किसान को मुनाफे की बात मोदी साहब कर चुके हैं और ये तीसरा बजट जब आ रहा है तो कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि नोटबंदी के बाद जो वादे हुए थे काले धन के, भ्रष्टाचार के, उस पे प्रमाणिक तौर पर कितनी सफलता सरकार को मिली है, इस पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। हालांकि 21 दिसंबर को मोदी साहब ने एक तरह से बजट भाषण पहले ही बोल दिया। अब जेटली साहब 1 तारीख को क्या बोलेंगे, देखने की बात है। क्या बोलेंगे जेटली साहब? आपको भी डर सताता है? टैक्स रिबेट दे दिया, बड़े बड़े कुछ ऐसे ऐलान कर दिए तो जनता कहीं बह ना जाए। हम ये समझते हैं कि देखिए, हमने तो नोटबंदी का समर्थन किया। हाँ, आपने किया है शुरू में, और हमने इसलिए किया था कि हम समझते हैं कि नियत से भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाए तो उसका हमें समर्थन करना चाहिए। 50 दिन गुजर गए, हमने 50 दिन तक इंतजार किया अपनी समीक्षा करने के पहले, और उसके बाद हाल ही में पटना में हमारी मीटिंग हुई और हमारे कुछ सवाल हैं जो हमने पूछा है, सार्वजनिक रूप से नीतीश जी ने पूछा है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अब सरकार बताए श्वेत पत्र द्वारा या वैसे भी कि जो इसके अच्छे परिणाम वो समझती हैं हुई है उनकी वो उनको बयान करें, और दूसरा कितना काला धन आया वो बताएं। दूसरी बात बजट की आपने पूछी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रियान्वयन के वजह से या जो उसके इनेविटेबल परिणाम होने थे, बहुत बड़ा तबका है जिसको तकलीफ पहुंची है इस डिमोनेटाइजेशन के वजह से, खास तौर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर वगैरह में। उनके लिए बजट किस तरह का मुआवजा किन प्रपोजल्स के साथ देगी, मैं समझता हूं बजट में कुछ तो उनके लिए मालूम होना ही चाहिए। ना आप मोदी जी जय जय बोलते हैं, ना आप मोदी जी गलत गलत बोलते हैं। तो दोनों आप बीच का रास्ता लेते हैं, ना इनको मजबूत करते हैं, दूसरी तरफ लगता है कि कई बार इसमें उनको मजबूती देते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हम क्यों जय जय करें किसी की, हमारी अपनी सोच है और हमारे कोई इनसे विरोध नहीं है सचिन जी, साथ भी तो नहीं है, पर साथ भी है, बिहार में तो साथ है कम से कम, और वो अलायंस बिहार तक सीमित है। और राष्ट्रीय मुद्दों पर हर पार्टी को ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी पोजीशन ले, इस पर हमारी ये पोजीशन है। नोटबंदी के मुद्दे पर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक बार में कांग्रेस पार्टी में भी चिंता थी कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने बाजी मार ली। मैं आ रही हूँ सर इस पर आपसे कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने सरकार को घेरने में बाजी मार ली, आप तो दिखे ही नहीं, कहीं नहीं साथ दिया कांग्रेस का। राहुल गांधी लाइन में जाके खड़े हुए, कहीं नहीं दिखे, नीतीश जी वाहवाही कर रहे थे। ऐसा है कि बाजी किसने मारी, अगर राजनीति इस पर होती है कि कौन सबसे ज्यादा टेलीविजन पे दिखाई दिया कुछ कम समय में तुरंत किसी निर्णय के बाद, तो शायद उन्होंने बाजी मारी हुई, और उनकी भी मैं कोई खिलाफत नहीं कर रहा। हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड तो मैंने अभी आपको बयान किया, वो ये था कि अगर सरकार ने कोई कदम उठाया है जिसका लक्ष्य ये है कि काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, तो हम उसका समर्थन करेंगे, पर हमने साथ साथ अपनी कंडीशंस लगाई हैं और वो बड़ी साफ तौर पे। आप बताइए उपलब्धियां क्या है, कितना काला धन आया, जो जिनको तकलीफें हुई हैं उनके लिए आप क्या बजट में करने वाले हैं। केवल कैश काफी नहीं है, आप आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं, बेनामी संपत्ति पे क्या करने जा रहे हैं, जो सोना चांदी और बुलियन में है और जो पैसा बाहर है उस पर आप क्या करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इलेक्टरल रिफॉर्म आप कब करने वाले जा रहे हैं, क्योंकि जो बीज है भ्रष्टाचार का वो है काला धन और भ्रष्टाचार का रिश्ता राजनीति और पॉलिटिशियंस। सचिन पायलट जी, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर क्या नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा रहेगा जो आप लोग उठाएंगे? देखिए, नोटबंदी एक स्टेट का इशू तो है नहीं, पूरे देश का इशू है, और अभी तक हमको समझ में ये नहीं आया कि आरबीआई ने एडवाइस किया गवर्नमेंट को नोट बंद करने के लिए या गवर्नमेंट ने आरबीआई को एडवाइस किया। 150 बार आरबीआई ने कानून अपने बदले हैं, और जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको 60 साल तक सींच कर इस देश ने बड़ा किया है, चाहे वो आरबीआई हो चाहे और बाकी संस्थाएं हो, उनको पूरी तरह धूमिल कर दिया। आज आरबीआई गवर्नर
की जो स्टैंडिंग क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता पूरे देश में, विदेशों तक में थी, वो समाप्त हो गई है। नोटबंदी के बाद जैसा वर्मा साहब ने कहा कि आपकी सफलताएं क्या हैं, 95% पैसा वापस बैंकों में आ गया और निश्चित रूप से हर जगह लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नोटबंदी का जो शुरू में आपने एजेंडा उठाया था, अलगाववाद, आतंकवाद, फर्जी नोट, पाकिस्तान से हमारे पास इंफिल्ट्रेशन हो रहा है, करप्शन, इन सबको हम लोग इरेडिकेट करेंगे। और फिर 2 हफ्ते के बाद ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कैशलेस पे बात आ गई। तो नैरेटिव को बार बार आपने बदला है, लेकिन आपकी सफलता सिर्फ नोटबंदी के ऊपर क्या है, ये पूरा विश्व और दुनिया, हम सब लोग जानना चाहते हैं। चुनावों के अंदर निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे प्रभावी रहते हैं, लेकिन नोटबंदी पर भी जिन लोगों की दिहाड़ी कम हुई है, जिनकी नौकरियां गई हैं, छोटी दुकानें बंद हुई हैं, व्यवसाय ठप हुए हैं, कम से कम वो जानना तो चाहेंगे कि हमने इतना कुछ किया, हमें सफलताएं क्या है, इस देश ने हासिल क्या किया है, बजाय इसके ये कहने के अगर जितने घंटे लाइन में खड़े हो उतने बड़े आप राष्ट्रवाद हो, आप नेशनलिस्टिक हो अगर आप 8-9 घंटे खड़े हो। और सुनिए, बैंक में पैसा नहीं है, एटीएम में पैसा नहीं है, और लोगों के घरों और दफ्तरों से बोरियां की बोरियां पैसे निकल रही हैं, 2-2 हजार रुपए के नोट। वो पैसे आए कहां से? ना बैंक से आए, ना एटीएम से आए। तो वो पैसे थे कहां पे? करप्शन पर कितना आपने अंकुश लगाया है, इस सबका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल, इससे पहले कि थोड़ा माइक ले और सांस ले लें, भाग के आए हैं, गाड़ी इनकी लेट चल रही थी। सचिन जी, क्योंकि राहुल गांधी बीते दिन भी बार बार हम बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, लगता है एक अलग काउंटर पोलराइजेशन की तरफ आपका भी जो ये गठबंधन है वो बढ़ रहा है। नोटबंदी से इतनी मौतें, नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, ये सब मुख्य फोकस नहीं दिखा उनको उस विचारधारा से लड़ाई करनी है जिसमें दूसरी तरफ ये शामिल होता है कि मुस्लिम पोलराइजेशन चल रहे हैं 5 राज्यों के अंदर, और उत्तर प्रदेश में नोटबंदी के अलावा ये मुद्दा भी है कि बीजेपी हर बार चुनाव से पहले राम मंदिर की इशू को उठाती है और चुनाव के बाद भूल जाती है। तो हम कम से कम इतना सवाल पूछने की क्षमता तो रखते हैं कि हमारा जो आज सत्ताधारी पार्टी है वो क्या उसका स्टैंड है। और राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो आज नई बात नहीं बोल रहे हैं कि वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत द्वेषता किससे होती है, लेकिन आपके पार्टी की सोच क्या है, उसके विरोध में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बात करती है तो वो एंटी नेशनल नहीं होती, जैसा हमारे भाजपा के मित्र कई बार बोलते हैं। राष्ट्रद्रोह का सर्टिफिकेट आजकल दे रहे हैं, बहुत जल्दी बढ़ जाता है। आपको पसंद नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप हमारी बात नहीं मानते, आप पाकिस्तान चले जाओ। और फिर अगर आप पूछो, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बोल लिए, टीवी पे छा गए, पूरी जगह मैसेज चला गया, और आपने बोला कि आप व्यक्तिगत राय है, भाजपा को कोई लेना देना नहीं है उससे। संबित जी, पिछले कितने दिनों से टीवी पर आपने नोटबंदी पर अपनी पीठ नहीं थपथपाई है? नहीं, जनता तो हमारे साथ है, तो मुझे लगता है पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं अभी राम मंदिर के विषय में सुन रहा था तो मुझे कुछ मन में याद लिया आपने, और मैं मुस्कुरा भी नोटबंदी दिया। से फिर कतरा गए? नहीं, नोटबंदी पर तो बोलूंगा ही, बिल्कुल उस विषय में क्या 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर ये कहा गया है पार्टी में कि थोड़ा नोटबंदी पे? नोटबंदी पर जब खुद विपक्षी उत्तर दे रहा है, मैं कागज लेके आया था, वहां छूट गया है। मैं मगर आपको याद दिलाऊं, इसी 20 तारीख को, 20 जनवरी को, 20 और 21 को बंगाल में ग्लोबल समिट था इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए। तो डेरेक साहब, जो कि वहां के एक बहुत बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और ममता जी के राइट हैंड हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि जो बंगाल है वहां टैक्स इज अप बाय 103%। जो डोमेस्टिक जीडीपी है बंगाल की, वो बहुत फरलांग मार के ऊपर चली गई है 2 महीने के अंदर। उन्होंने यह भी लिखा कि जो कैप एक्सपेंडिचर है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुआ है। हमने सिर्फ इतना पूछा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद अगर 103% का आपका टैक्स बढ़ गया, कैप एक्सपेंडिचर आपकी इंक्रीज हो गई, आपका जीडीपी बढ़ गया, तो आप सड़क पे काहे घूम रहे थे? आपको तो खुशी मनानी चाहिए थी। जब खुद ये लोग मान रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया हो गया, तो केवल पोस्चरिंग करने के लिए। और अंजना जी, मैं आपको क्योंकि लेट में आया हूं, एक बात बताता हूं, जनता जनार्दन बैठी है, यही हमारे भगवान है। जनता में कितनी ताकत है वो जलीकट्टू में हमने देखा कि जनता के खिलाफ कुछ हो जाए तो जनता को कोई लीडर की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप सड़क पर आ जाती है। हमने निर्भया जी के केस में देखा था, हमारी बहन के साथ जब दुराचार हुआ था। सचिन जी, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप भी उस पर सहमत नहीं थे जिस प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने बिहेव किया था। उसके विरोध में कोई पार्टी नहीं निकली, मगर जनता सड़क पे अपने आप आ गई। तो स्वाभाविक रूप से जनता को आप अगर गलत तरीके से भड़काओगे तो जनता को लीडर की आवश्यकता नहीं है, जनता अपने आप क्रांति ले आती है। डीमोनेटाइजेशन में इन लोगों ने आक्रोश फैलाने की कोशिश की, एक मैन्युफैक्चर आक्रोश बनाने की कोशिश की, मगर 4 लोग पीछे नहीं खड़े थे। तो ये तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि जनता तो इनके साथ नहीं है। तो मैं और क्या बोलूं? जनता इनके साथ नहीं है, आप उस पर रिएक्शन दें, उसके बाद। देखो, ऐसा है, अब हम इस
चर्चा में ये जज जूरी बन जाएं कि जनता किसके साथ है, ये तो समय बताएगा। और भी अभी नोटबंदी के बाद बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने भारत को सवाल पूछा है कि आपने क्या समझकर इसको किया। अभी समय लगेगा इसके नेगेटिव फीडबैक आने में। दूसरी बात, 125 लोगों ने दम तोड़ दिया लाइन में खड़े खड़े। इतने लोगों की दिनचर्या खत्म हो गई, उनकी शादी ब्याह नहीं करा पाए, और आप फिर भी आप समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा उद्धार किया है। तो पब्लिक किसके साथ खड़ी है इसका निर्णय तो कोई टेलीविजन स्टूडियो में नहीं कर सकता है, वो तो पब्लिक बताएगी। और जहां तक जनता जिताने हराने की बात है, जनता ने एक बार दिल्ली में आपको हराया, फिर बिहार में आपको हराया, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द 11 मार्च को कई राज्यों में आप लोग दोबारा हारने वाले हो। लेकिन पब्लिक सब कुछ डिसाइड करती है। प्रजातंत्र में जनता, जैसा समित जी ने बताया, आप भी बहुत अच्छे आदमी समित जी, लेकिन जनता जनार्दन है। लेकिन ये सोचना कि जनता मेरी जेब में हमेशा बैठी हम रहेगी, दोनों आदमी तो है, लड़के तो नहीं है। वरना दो अच्छे लड़कों की कहानी आजकल ज्यादा चल रही है। वो पता पड़ जाएगा आपको। वो तो वहां तो ऐसा वहां पे चौका लगने वाला है। आप देखिए 11 मार्च को जब गिनती होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखिएगा कि आपने तमाम जो मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, ध्रुवीकरण हो, राम मंदिर हो, सारा आपने करके देख लिया। लेकिन पब्लिक इतनी समझदार है उत्तर प्रदेश की कि 11 मार्च को जब काउंटिंग होगी तो आपको परिणाम देखने के बाद विश्वास नहीं होगा कि हम किस हवा में घूम रहे थे पहले। मैं बिल्कुल आदर के साथ सचिन जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, 2 चीजों का उत्तर दूंगा। देखिए, राम मंदिर पे जनरली आप लोग सवाल पूछते हैं तो हम लोग एक उससे ज्यादा कुछ आप देखते हैं पॉलिटिकल हम लोग कहना नहीं चाहते। मगर जब मैं आया और अभी भी आप राम मंदिर को लेके आए तो मैं एक बड़ा दिल से विषय रखना चाहूंगा। अंजना जी, अगर परसों आपने देखा होगा, राहुल जी ने पंजाब में एक भाषण दिया, और मुझे पता नहीं कैसे राहुल जी ने एक बात कह दी मंच पे खड़े होकर। उन्होंने कहा कि मेरी माँ इटली की है, फिर उन्होंने इटली की कोई कहानी सुनाई। अगर अच्छी बात है, माँ कहीं से भी हो वो माँ होती है। अगर गर्व के साथ राहुल गांधी जी ये कह सकते हैं कि मेरी माँ इटली से है, और इटली से उन्होंने इतना विषय रखा उस भाषण में, अरे मेरे सब कुछ राम है, मैं गर्व से राम का नाम नहीं ले सकता? मैं राम का नाम लूंगा तो इतना सवाल उठेगा कि राम का नाम क्यों ले लिया, राम राम क्यों करते हो? अरे मैं 24 घंटे राम राम करता हूं जी, सिर्फ इलेक्शन के समय नहीं करता हूं। राम कहीं के भी हैं, वो राम है, हमारी आस्था के हैं। माँ कहीं की भी हो तो माँ है। और दूसरा मैनिफेस्टो में आस्था, मैं तो मानता हूं आस्था रग रग भी होना चाहिए। ये तो शुक्र मनाइए कि आस्था, ये सचिन जी आपको याद होगा कि जब सेतु समुद्रम का विषय आया था तो उस समय आप लोगों ने एक एफिडेविट भरा था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। राम कौन है? राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और आपके पार्टनर डीएमके थे, करुणानिधि साहब ने क्या कहा था पता है? हेडलाइन में छपा था, विच इंजीनियरिंग कॉलेज हैज राम स्टडीड फ्रॉम दैट ही बिल्ड अ ब्रिज। राम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं जो उन्होंने ब्रिज बना दिया? आप किसी के और आस्था के विषय में ऐसे कहते तो देखते क्या होता। मगर ये तो दरियादिली है यहाँ पर कि करते उनकी भाषा, मैं समझता हूं गलत है शब्द जी। मैं 20 सेकंड में आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप ही के पास आ रहा था, आपने माइक उठा लिया आदर सहित। सर देखिए, आपने एक शेरो शायरी करके शुरू की, एक पंक्ति गाया, आपने कहा कि कोई नहीं होता है तो मैं तुम्हारे साथ होता हूं। अरे आप भी तो हमारे साथ थे, 92 में हमारे साथ थे साहब। आप 17 वर्ष तक साथ थे। 17 वर्ष के बाद अचानक आपको याद आया कि हम राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये आप हमेशा देखिए, यू मस्ट बी करेक्ट ऑन फैक्ट समवेयर। जब हम आपके साथ थे, हम इससे कोई परहेज नहीं करते हैं। वो आपकी लीडरशिप भी तब अलग थी, छोड़िए उसको। और आप भी जानते हैं मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं। पर 3 मुद्दों पर हमने तय किया था कि हम अगर साथ भी रहेंगे तो इन बातों को कभी भी आप केंद्र में नहीं लाएंगे। एक था राम मंदिर के बनवाने का, एक था आर्टिकल 370, और एक था यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उस वक्त की आपकी लीडरशिप को मैं बधाई देता हूं और नमन करता हूं कि इतने सालों में जब तक हम साथ थे, बिहार में कम से कम नीतीश जी ने, और दिल्ली में जब वो केंद्र मंत्री थे, कभी इन तीनों मसलों पर लीडरशिप ने कभी बयान नहीं दिया। 1989 पालमपुर से लेकर अब तक हमेशा राम हमारे मैनिफेस्टो में रहे हैं, दिलों में रहे हैं। देखिए, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, इंटीग्रिटी है, मगर 17 साल आप साथ रहे हैं। अचानक जब कोई रियलाइज करता है ना, तो ये सत्ता का विषय है। वापस मुद्दे पर लौटते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव, नोटबंदी, और इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि राम श्री राम की बात बहुत हो रही है, लेकिन मतलब एक परसेंटेज तो बताइए सर। मैं सुबह से 3 नेताओं से आपके पूछ चुकी हूं, 2 मंत्रियों से, कोई इसका जवाब नहीं देता है। कितना % आपको मोदी, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा है, और कितना % श्री राम की पर भरोसा है? क्योंकि मैनिफेस्टो में आप धीरे से उनको घुसा लेते हैं हर साल। देखिए, महात्मा गांधी जब भारत को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनका एक बहुत बड़ा मंत्र था और एक बहुत बड़ा स्वप्न था, वो रामराज्य का था।
रोज सुबह और शाम अगर किसी नाम के साथ वो आगे बढ़ते थे तो राम के भजन के साथ, राम के कीर्तन के साथ आगे बढ़ते थे। सर मैनिफेस्टो में नहीं डालते थे ना। सुनिए सर, अच्छे कामों मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं। क्योंकि आपने डिमोनेटाइजेशन, सीरियसनेस समझिए सर। मेरा आपसे सवाल है कि मोदी पर से भरोसा डगमगा रहा है क्या? ना ना ना, मैंने इसी को जोड़ने की कोशिश की कि राम मतलब राम राज्य है, तभी तो कार्रवाई चालू करेंगे। और आपकी सरकार में भाग के गए हैं तो उससे पहले उसके खिलाफ एक्सट्रेडिशन की कार्रवाई कैसे चालू कर सकते थे? नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं। आज ही सारा खुलासा हुआ है और तमाम मीडिया में अभी ये छाया हुआ है। 4 चिट्ठियां दिखाई गई हैं जिन चिट्ठियों में ये स्पष्ट हो जाता है कि मनमोहन सिंह जी ने डायरेक्शन दिए। तमाम जो बैंक्स थे, इंक्लूडिंग जो कंसोर्शियम बैंक था, 17 बैंक थे, एसबीआई उसको हेड करता था, उन्होंने कहा हम लोन नहीं देंगे, ये डूबता हुआ जहाज है, डूबता हुआ एयरलाइन है। डूबते हुए जहाज तो कोई दूसरा था, तो डूबते हुए जहाज ने डूबते हुए एयरलाइन की मदद की। मनमोहन सिंह जी ने डायरेक्शन दिया कि आप लोन रिलीज करिए। चिदम्बरम साहब की चिट्ठी को देखिए और फिर धन्यवाद प्रस्ताव भी लिखा है विजय माल्या ने। आज सारी चिट्ठी आ गई है, मीडिया में चल भी रहा है किस प्रकार से धन्यवाद दिया है विजय माल्या ने कि हाँ साहब आपके कहने पर हमें लोन मिला। मैं बहुत रिलीव्ड हूं और मैं बहुत प्लीज्ड हूं, मैं बहुत खुश। लेकिन वो मतलब बताओ समित जी, इन्होंने कॉर्पोरेटर्स के बारे में हमारी सरकार पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सचिन भाई से, अगर आप अलाउ करें। एक सवाल पूछ सकता हूं मैं सचिन भाई से, अगर अलाउ करें तो। सचिन जी मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, अलाउ किया है इन्होंने, ऐसे किया। हम तो बहुत अनुशासन में रहते हैं साहब। एक सवाल यह है, क्योंकि वो आजकल यूपी के चुनाव के विषय में डिबेट हो रहा है। देखिए कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले ही राहुल जी ने एक बहुत बड़ी रैली की थी उत्तर प्रदेश में और उन्होंने ऐलान किया था 27 साल यूपी बेहाल। और जब उनसे पूछा गया था साइकिल, तो उन्होंने कहा साइकिल पंचर हो गई है। आज क्या अपने कैरियर को बचाने के लिए अखिलेश जी के साइकिल के कैरियर में बैठ गए हैं? क्या वो 27 साल में वो -5 करेंगे? अब ये किस प्रकार की राजनीति है? क्या ये अवसरवादिता की सबसे बड़ी पराकाष्ठा नहीं है? 27 साल यूपी बेहाल 15 दिन पहले, और आज बोल रहे हैं नहीं वो बेहाल नहीं, वो ठीक था। दोनों अच्छे लड़के हैं। ये कैसे लड़कों की कहानी है? समित जी, उत्तर प्रदेश में तो हमने प्री पोल अलायंस किया है ना, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में क्या किया है? आपने एक ऐसी पार्टी से हाथ मिलाया मात्र एक उप मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए। अपने जो आपकी जो मूल भावना है भाजपा की, उन सब से आपने समझौता कर लिया और हाथ मिला लिया। आप पूरे देश भर में अलायंस बनाते हो, तो आपको सवाल पूछे तो वो गलत है। और हम लोगों ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी, तो आप आज परेशान हो रहे हैं। अगर आपको इतनी चिंता है तो आप मैदान में आ जाइए, चुनाव की पोलिंग होने वाली है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो मैं बता रहा हूं, जो आज तक इतिहास में बहुमत नहीं आया किसी गठबंधन को, उतना बहुमत हमारे को आएगा। अब उससे आप विचलित हो, परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। लेकिन कांग्रेस और सपा अगर साथ आते हैं और अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी मिलकर कोई कार्यक्रम करते हैं, तो इतनी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो आपको समझना चाहिए। नहीं, मैं तो एक्सेप्ट करना चाहिए। सचिन जी, आपको और आपके तमाम कांग्रेस के जो बड़े प्रवक्ता हैं, आपको नमन करता हूं। ये छोटी बात नहीं है। अंजना जी, इसको मार्क कर लीजिए। ये सब लोग जानते हैं, आप भी दिल में जानते हैं, मगर दिल पे पत्थर रख के जो राहुल गांधी को बचाते हैं आप लोग, सारा सच्चाई जानने के बावजूद दिल पे भारी पत्थर रख के उनको बचाना ये आसान काम नहीं है। और ये कोई प्रवक्ता नहीं कर सकते हैं, केवल आप लोग कर सकते हैं। कभी कभी मैं देखता हूं जब राहुल जी बोल रहे होते हैं, दूध का दूध पानी का, वो उस दिन गुफाफ हो गया था, पीछे खड़े थे बड़े बड़े नेता आपके, वो पी गए खून, मतलब अपनी हंसी पी गए। देखिए कितना डिफिकल्ट है ये, अंजना जी आप सोच के देखिए। अंजना जी, सचिन जी आप हाथ मिलाइए। आपके नेताओं के खिलाफ चुन चुनकर मैं उनका धो सकता हूं, लेकिन मैं मर्यादा में रह के। आप हमारे नेता के बारे में बोलते हैं, आपकी मानसिकता को प्रदर्शन करता है, लेकिन मैं आपके नेताओं का सम्मान करता हूं जैसे आपको हमारे नेताओं का करना चाहिए। आप विचारधारा की बात करो, पॉलिटिक्स की बात करो, अपनी योजना की बात करो, मैं आपको कर सकता हूं। लेकिन व्यक्तिगत कटाक्ष करके अगर आप खुद हंस लेते हो, आपको लगता है कि बहुत बड़ी मैंने कामयाबी हासिल कर ली है, तो ये गलत तरीके की पॉलिटिक्स है। आप करो आइडियोलॉजी की, सिद्धांत की, कार्य योजना की, प्रोग्रेस की। आप मुखालफत करोगे, हम आपका जवाब देंगे। व्यक्तिगत आप करना चाहो तो मैं 100 की कर सकता हूं, लेकिन मैं इस प्रकार की राजनीति ना करना चाहता हूं, ना मेरी पार्टी करती है। मौत का सौदागर लगता है कि वो बाहर से आया था। मौत का सौदागर लगता है मंगल ग्रह से किसी ने आकाशवाणी की थी। नाम लिया और सुबह नाम लिया था? सुबह सो के किसका नाम लिया उस समय? मोदी 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 ऐसा मोदी डिक्टेटर, मोदी बदमाश, मोदी फैनाटिक, सब सुबह से मोदी मोदी। मैंने 2 बार राहुल जी का नाम, इनको बधाई दी मैंने, कोई खराब नहीं कहा। मैंने कहा दिल पे पत्थर रख के आप राहुल जी को बचाते हो, कितनी अच्छी बात है। उस पर आप इतना नाराज हो जा रहे हैं, मेरे को ऐसे खराब खराब बोल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आप हमारे नेताओं के बारे में अच्छा बुरा बोलोगे, वो आपकी मानसिकता दिखाता है। संवित जी, हमने तो नोटबंदी का समर्थन किया, आपकी नियत उन्होंने शराबबंदी का कर दिया। हाँ, आपकी नियत
काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए थी। हम अब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ब्लैक मनी तो कैश में केवल 6% के लगभग है, आप उसके आगे क्या कदम उठाने वाली है बीजेपी की सरकार? क्योंकि काला धन है बेनामी संपत्ति पे, सोना में, चांदी में और देश के बाहर, उसको लाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? और एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं नोटबंदी पर लौटना चाहता हूं। दूसरा सवाल ये है कि हमारा मानना है, और नीतीश जी ने इसको अभी रिसेंटली एक पब्लिक रैली में भी कहा, कि भ्रष्टाचार और काले धन का बीज है इलेक्टोरल रिफॉर्म के अभाव। बिल्कुल सही बात। जब तक यहां नहीं काम होगा तब तक जब तक रिश्ता बना रहेगा काले धन का और पॉलिटिक्स का, तब तक वो भ्रष्टाचार पूरी तरह से जा नहीं सकता। तो इसके खिलाफ आप क्या कदम लेंगे? आखिर मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगा, व्यक्तिगत आलोचना लीडरशिप की करना गलत है अंजना जी, पर जिस तरह से कभी कभी मैं देखता हूं, समझिए इसको आलोचना के रूप में मत लीजिए, एक वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर पब्लिकली कहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अवतार हैं। एक और आरएसएस के बड़े वरिष्ठ लीडर 10 गुण गनवाते हैं जो कि डिविनिटी में होना चाहिए, यानी कि 10 गुण जो फोर्ब्स मैगजीन ने कहा था एक अच्छे लीडर में होना चाहिए। एक मिनट, नहीं मैं आपको ठीक कर रहा हूं। और उसके बाद वो बताने के बाद कहते हैं ये 10वां गुण देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में गलत कहा था, अच्छा, मैं कंप्लीट कर लेता हूं। आपने रॉन्ग स्टेटमेंट किसी अच्छा चलिए मान लीजिए उन्होंने 10 बार 10 आदर्श गुण फोर्ब्स मैगजीन में 10 आदर्श गुण नरेंद्र मोदी में, और वो 10 गुण मोदी तो जी में समझे जी, सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जोड़ दी सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे। वैसे मैं उसकी तारीफ करना चाहिए अपने लीडरों की, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पर ये तो कुछ नई बात है बीजेपी और खासतौर से आरएसएस के लिए। इस तरह की कल्ट वर्शिप तो पहले नहीं होती थी। अच्छा, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। इसको आप आलोचना के रूप में मत लीजिए। वैसे मैं आज तक के ग्रुप को एक बधाई देना चाहूंगा। ये जो सो सॉरी अभी जो चल रहा है रिपब्लिक डे के अवसर पर, वो इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। जो झांकियां चलती है उसमें एक झांकी इनकी पार्टी की भी चल रही है, उसमें चंवर डुला रहे हैं नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी और उनके 2 पुत्रों के ऊपर चंवर डुला रहे हैं कि ओ हो प्रभु, हमारे प्रभु, आपकी नियत हमारे ऊपर बनी रहे तो हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और आप हमारे पार्टी के विषय में, अभी देखिए आप इतने सीनियर और तमाम प्रवक्ता पवन जी आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और आपने भी गलत बात कही डिविनिटी को लेकर। अच्छा, हो सकता है अगर मैंने डिविनिटी कहा तो गलत कहा, पर गलत तरह की आपने तो मुद्दे पे सवाल पूछा, उसका जवाब डिमोनेटाइजेशन पे, काले धन पे जो पूछा उन्होंने कि 6% केवल कैश में है, बाकी का आप क्या करेंगे? देखिए ये सवाल अक्सर आप लोग पूछ रहे हैं कि केवल इस पे अटैक करने से क्या होगा। अरे सब पे करेंगे ना, किसी पे छोड़ रहे हैं क्या? जिस दिन, देखिए एक उदाहरण देता हूं, बेनामी प्रॉपर्टी जो बिल आई थी 1984 में, 27 वर्षों तक उसमें कोई रूल्स फॉर्मुलेट नहीं हो पाया, वो नोटिफाई नहीं हो पाया। अब जाके आप मानते हैं ना कि उसमें रूल फॉर्मुलेट हुआ। 27 वर्ष क्यों लगे? 3 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट, 2.5-3 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट एसआईटी फॉर्मेशन करने बोल रही थी, ये नहीं कर पाए, हमने 2.5 दिन में कर दिया। कोई एक कानून तो नहीं बनाया, 10 ऐसे कानून बनाए, चाहे ब्लैक मनी लॉ हो, चाहे बेनामी लॉ हो, चाहे आप अगर 2 लाख से ऊपर की खरीदारी करते हो आपको वहीं पर टैक्स कटेगा आपका, आईडीएस स्कीम चाहे हो, ये सारी स्कीम्स कौन लेकर आया? ये काले धन के खिलाफ लड़ने की मुहिम किसने शुरू? काले धन बनाने से काले धन को समाप्त करने तक की ये लड़ाई बहुत लंबी है। एक जगह बनाने की प्रक्रिया चलती थी, एक जगह समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, और याद रखिए इसीलिए जो बनाते थे वो परेशान है। आपकी लड़ाई गाथा जो है सर, वो बेईमानी पे लिखी हुई है। एक सेकेंड, ना कांग्रेस ने हिम्मत दिखाई, ना किया, ना आपने किया। नोटबंदी थोप दिया, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म से भागते हैं। ये जवाब, चेक से चुनाव लड़ने की हिम्मत अगर है तब आप लिखिए अपनी गाथा कि हमने ये कर दिया देश में और पलट दिया और काले धन के खिलाफ हम ईमानदार हैं। नहीं है आप। नहीं अंजना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये केवल आपका ही और पवन जी का सवाल नहीं है, जनता में भी इसको लेकर रोष है, इसको मानना चाहिए। जनता ने भी सवाल पूछा है, और मैं आपको बता रहा हूं, पब्लिक फोरम हो, चाहे हमारे नेशनल पार्टीज की फोरम हो, नेशनल पार्टी की मीटिंग्स की फोरम हो,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा कि हमें जो इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंडेशंस दिए हैं उसे स्वीकार नहीं होंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी रैली में कहा कि विंटर सेशन में ऑल पार्टी, आप अपने नेताओं से पूछिए, आप तो बहुत आप सबसे टच में हैं, कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने क्या इस विषय को रखा नहीं कि विंटर सेशन में ही आप इसको डिस्कस करिए, इस पे जो कानून लाना है लेके आइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आप आज प्रतिज्ञा करिए, हम यहां तीनों बैठे हैं, तीनों प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी पार्टियां वो जो हैं वो पार्लियामेंट को चलने देगी, इस पर डिस्कशन होने देंगी और इस पर कानून बनाएंगी। आप पार्लियामेंट चलने कहां देते हैं? नहीं किया सर आपने, नोटबंदी पर तो कोई डिस्कशन नहीं किया, सीधे फैसला लिया। नहीं, नोटबंदी पर डिस्कशन करते तो फिर तो मतलब पहले कांग्रेस को बताना था हमको डिस्कशन करके कि 8 तारीख को नोटबंदी कर रहे हैं, तो बड़े जहाज में फिर वाड्रा साहब कहीं जा रहे होते हैं, ऐसे थोड़ी बता देंगे। सर मेरा सवाल इसमें आपके फिर संबित जी आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, कहानी में गुम हो गया। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने इस पर तो डिस्कशन नहीं किया, एक कड़ा फैसला लिया, तो उसमें आप क्यों इतना लंबा खींचना चाहते हैं प्रोसेस? नोटबंदी से पहले ये क्यों नहीं, मिसाल कायम करने से क्यों भागे आप? नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा और बैठ कर ही ये निर्णय होगा। और जैसे कि मोदी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से मन की बात में भी, अपने इंटरव्यू में भी कहा कि हम चाहते हैं, मगर हम केवल हमारे चाहने से नहीं होगा, कंसेंसस बिल्डिंग से होगा, कि इलेक्शन केवल 5 वर्ष में एक बार ही हो, लोकसभा और विधानसभा को मिलाकर। इससे बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा। सचिन जी, काला धन का मुद्दा उठाने में मैं तो कह रहा हूं प्रदेश में सूट नहीं करेगा। सबसे बड़ी पार्टी पार्लियामेंट में काले धन पे घेरना क्या सूट करेगा कांग्रेस पार्टी? मैं तो हम तो हर जगह घेरेंगे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी पार्लियामेंट में कौन सी है? बीजेपी की है। सत्ता में आज कौन सी पार्टी है? बीजेपी है। तो सबसे ज्यादा देर सत्ता किसके हाथ में रहा? तो बहुत तो चली गई सत्ता, तो अब तो अगली बार आएगी, लेकिन आज इनके पास सत्ता है। पर घेरना मुश्किल नहीं लगता? संबित जी ने कहा कि हमने एसआईटी बना दी, आपने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया, लेकिन 3 साल में एसआईटी बना के छोड़ दिया। अब 3 साल उसके बाद क्या कार्रवाई करी? सवाल ये उठता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर इनिशिएटिव लेना है तो रूलिंग पार्टी को लें, हम साथ देंगे। मैं भी सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समर्थन करेगी। और आरटीआई के नीचे लाइए, मेरा सीधा कदम उठाया। मैं कहता हूं, हम तो कहते हैं बीजेपी रूलिंग पार्टी शुड लीड बाय एग्जांपल। वो तो बोल रहे कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर भी हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मापदंड के साथ चुनाव लड़ेंगे, हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। मैं प्रेडिक्शन कर दूं, भविष्यवाणी, ये होगा और आप पार्लियामेंट बंद करेंगे, ये होगा और आप आक्रोश रैली करेंगे, ये होगा और आप सब सड़क पे होंगे, ये देख लीजिएगा। मैं आप भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप अपनी बात करो, हमारी बात छोड़ दो। हम तो कहते हैं करप्शन हो, सब कुछ हम आपके साथ हैं इस मुहिम में, लेकिन फाइट रिकॉर्ड हो गई है। अरे मेरी भी भविष्यवाणी रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं बता रहा हूं, पर्सनली पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी कोई भी देश के भविष्य के बेहतरी के लिए काम होगा, हम करने को तैयार हैं, और हमेशा हर पार्टी को करना चाहिए, ऑल पार्टीज। सचिन जी, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल आज 20 साल से पेंडिंग है, केवल इसलिए कि हर पार्टी का इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इलेक्शन कमीशन के कोई भी रिकमेंडेशंस हो, हम मिलकर इसको पारित नहीं करें। एस्टैब्लिश कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की पैनल, वो आपके एनुअल अकाउंट्स को वेट करे, आपके जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो वेबसाइट पे हो, और हम तो कहते हैं आरटीआई के अंडर भी ले आइए, साफ का साफ हो। लालू जी से पूछ लिया है ना ये सब बोलने से पहले जी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ने 2000 रुपए तक कहा है कि आप डोनर को आइडेंटिफाई कीजिए। नीतीश जी ने कहा है कि आप 1 रुपए लीजिए, वो भी आइडेंटिफाई कीजिए। मुझे लगता है कि लालू जी से पूछ के सब बता रहे हैं, ये सब लालू जी से परमिशन लिया होगा। लालू जी वहां एकदम फूं-फां कर रहे होंगे, इसका मतलब ये सीरियस नहीं है। नहीं, सीरियस नहीं। पवन जी आपको सीरियसली लेते हैं और मैं इस पे जवाब भी देना चाहता हूं। पवन जी, मैं एक बात बड़े तल्लीनता के साथ, नहीं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। और एक बात मैं कह दूं, लोग हंसते थे कि ये काले धन पे खाली भाषणबाजी होती है, कुछ होगा नहीं। अब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, तो तकलीफ बहुत लोगों को हुई जो काले धन में लिप्त थे। पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पे चिल्लाई, जो पहले पूछती थी हमसे। और मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी को, इस प्रधानमंत्री को, आप ये मत सोचिए कि स्टेटस कोइस्ट है, वैसा ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था। आज जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा कि नहीं, आप लिख लीजिए ये होगा, और आप ये भविष्यवाणी भी लिख लीजिए कि आपको तकलीफ होगी। एक में सवाल समय कम है, संबित जी बड़े फ्रैंक आदमी और सच्ची बात बोल देते हैं, लेकिन
आप भविष्यवाणी कर रहे हो, तो जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार होगा, मोदी साहब जाएंगे रैली करने के लिए, तो उसमें परम श्रद्धेय एल.के. आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी साथ जाएंगे उनके प्रचार करने के लिए, जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं आजकल। जिन लोगों ने राम मंदिर की बात शुरू की थी, उन लोगों को साथ लेकर चुनाव प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो साइकिल के कैरियर के पीछे बैठा होता है उसको केवल पीठ दिखता है, जवाब नहीं देंगे, उसको बाकी सड़क नहीं दिखता है। आप क्यों सोच रहे हैं कौन जाएगा कौन नहीं? आप तो पीठ देखिए, केवल सड़क को दूसरे लोग देख रहे हैं।